बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो कौन सा सही मेल नहीं है? जो मनुष्य है उनके क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, ये तो सही है। जो मछली होती है वो गिल्स है, और जो मतलब मनुष्य जो है फेफड़े से सांस लेंगे, मछलियां गिल्स से और केंचुआ त्वचा से। ठीक है। कॉकरोच क्लॉम क्या है? गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का प्रमुख गुण नहीं है। तो वायु का प्रमुख गुण क्या नहीं है? वायु स्थान घेरती है, ये कि वायु कई गैसों का मिश्रण है, कि वायु का कोई रंग नहीं होता, कि वायु क्या है? अपारदर्शी है। तो वायु क्या है? अपारदर्शी। ये चीज क्या है? गलत है। वायु के जब हम लोग चल रहे हैं आसपास सब जगह क्या है? वायु है, हवा है। और हवा अपारदर्शी कैसे? हवा के तो चारों ओर दिखता है ना हमको। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है बच्चों। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो ये तो सही है। वायु का कोई, हवा का कोई कलर होता है क्या? नहीं होता। तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का वह घटक जो आग जलाने में सहायक नहीं है किंतु आग पर नियंत्रण करने में सहायक है। तो वायु में ऐसी कौन सी गैस है जो कि आग जलाने में सहायक नहीं है लेकिन आग पर नियंत्रण करने के लिए? तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या होती है? अगर कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने में क्या होता है? काम आती है। जब भी फायर ब्रिगेड में जो गैस होती है ना, जो आग बुझाने के लिए आती है, तो उसमें क्या रहता है? वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, जिससे क्या होती है? आग बुझ जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। फर्स्ट, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से जाने देती हैं। तो पारदर्शी जो वस्तुएं हैं वो प्रकाश को अपने अंदर जाने देती है, तो सही है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते। जो अपारदर्शी, जिनमें आर पार नहीं देखा जा सकता, तो अगर जब आर पार नहीं देख सकते तो प्रकाश उनमें आर पार नहीं होता है। और पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को क्या होते हैं? अपने में से होकर जाने देती है। तो मैंने इसको एक उदाहरण के द्वारा भी बताया था आपको कि अगर कागज पे एक थोड़ा सा तेल लगा देंगे तो उसमें क्या हम आर पार बहुत हल्का हल्का देख सकते हैं। ठीक है। तो पारभासी वस्तु क्या होती हैं? जो कि कुछ भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को अपने में से होकर जाने देती हैं। तो इसमें ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मतलब ये तीनों चीजें क्या है? सही हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या होता है? जो आपतन कोण मतलब कि सूर्य की किरणें यहाँ से आई और यहाँ पे शीशा और यहाँ पर लौटेंगे, तो ये जो आपतन जो कोण है वो परावर्तन कोण के कैसे होगा? हमेशा बराबर होगा। ठीक है बेटा। हमेशा बराबर मतलब कैसा? सदैव बराबर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीप्त पिंड है। तो दीप्त पिंड क्या है? जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो जिनमें से स्वयं प्रकाश का क्या करते हैं? वो उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश देती है। तो कौन सी चीज है जो स्वयं प्रकाश देती है? तो टॉर्च का जो बल्ब है वो क्या होगा? प्रकाश देगा कि नहीं? पृथ्वी प्रकाश देती है, चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, तेल लगा कागज। तो ये तीनों तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। जो वस्तु प्रकाश देगी, क्या टॉर्च जलती है ना, टॉर्च हमें क्या देती है? लाइट देती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निष्पावन जो विधि है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये उनको पूछा गया है। तो निष्पावन जो विधि होती है वो वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी एवं हल्के वायु अवयवों को पृथक करने में काम आती है। जैसे कभी देखा होगा आपने गांव में, कभी जो गेहूं होते हैं उनको है ना, वो ऐसे हवा चलती है उस दिशा में नीचे डालते हैं, और उसमें से जो होते हैं, जो भूसी जो भी उसमें आइटम्स होते हैं, जो मिश्रण जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो वो कौन सी विधि होती है? निष्पावन विधि होती है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल व तेल के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है जल व तेल के मिश्रण को? तो वह विधि है निस्यंदन विधि। ठीक है। कौन सी विधि है? जल व तेल के मिश्रण को जब अलग करने की कौन सी विधि हो जाएगी? निस्यंदन विधि। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
साधारण नमक को किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो जो साधारण जो नमक है वो किसके द्वारा होता है? वाष्पन के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरोही शब्द का अर्थ है, तो आरोही शब्द का अर्थ क्या होता है? आरोही मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब कि ऊपर चढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का कौन सा भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है? तो पौधों का कौन सा भाग है जो मिट्टी के अंदर रहता है? वह जड़ है। जड़ क्या रहती है? मिट्टी के अंदर रहती है। ठीक है बच्चों, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है? तो जो पुष्प के जो एक फूल है उसके केंद्र जो में स्थित जो भाग है, बीच के वाले भाग को क्या कहते हैं? हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाशय में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं कहलाती हैं। तो जो अंडाशय होता है उसमें, अंडाशय है उसमें स्थित जो छोटी छोटी जो वाली जो संरचनाएं होती हैं, गोल संरचनाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो स्त्री केसर का कौन सा भाग नहीं है? तंतु भाग नहीं है। ठीक है, और कौन, ये याद रखना है हमको कि भाग कौन कौन सा, तो कौन कौन से हैं? वर्तिका, परागकोश और बीजांड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं होते हैं? तो मनी प्लांट जो है उसमें फूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तुलसी में फूल होते हैं, पीपल में फूल होते हैं और पपीते में फूल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्के की रोटी राजमा किस राज्य में प्रसिद्ध व्यंजन है? तो मक्के की रोटी कहाँ पर खाई जाती है? पंजाब में। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी के स्रोत नहीं है? तो जो खट्टी चीजें होती हैं वो सब किस में आएंगी? विटामिन सी में। तो संतरा खट्टा है तो विटामिन सी है, नींबू खट्टा है, आंवला, ये विटामिन सी है, अमरूद और मिर्च में भी कौन सा होता है? विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। गाजर और जो पपीता है वो विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असत्य कथन है, तो असत्य हमको गलत बताना है। पत्थर पारदर्शी होता है तथा कांच अपारदर्शी। पत्थर पारदर्शी होगा क्या? पत्थर के आर पार हम देख सकते हैं क्या? नहीं। और कांच के आर पार हम देख नहीं सकते क्या? तो ये तो सब पहले ही दिख गया कि हमको गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तब वह किस दिशा में आकर रुकती है? ठीक है, अगर हम चुंबक को, जो चुंबक है हमारी, इसको, इसका एक ध्रुव कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव, और एक कौन सा होता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो कहाँ पर आकर वो होगी, रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नाइट्रोजन गैस। पौधों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सी गैस है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है, तो जो लाला ग्रंथि है वो कौन सा, जो लार वाली जो ग्रंथि है वो कौन सा रस करेंगे? लाला रस या लार रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान जो संरचनाएं कहलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्षुद्रांश की जो आंतरिक भित्ति है, मतलब जो अंदर वाली जो दीवारें हैं उन पर जो संरचनाएं रहती हैं उनको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीरने व फाड़ने वाले दांत कहते हैं, तो कोई भी वस्तु को हम खाते हैं उसको कोई फाड़ने के लिए और सबके लिए कौन से दांत कहलाएंगे वो? तो वो दांत कहलाते हैं हमारे रदनक दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप द्वारा होता है तो उसका पाचन होता है, तो उसका पाचन कहाँ पर होता है? तो उसका पाचन जो है वो रसधानी में होता है। अमीबा का जो पाचन है वो कहाँ पर होता है? रसधानी में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री समीर कहते हैं, तो समुद्री समीर किसको कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, कि समुद्र की ओर लौटने वाले वायु को? तो किसको कहते हैं? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? समुद्री समीर। समीर का मतलब होता है वायु। तो समुद्र की ओर जो वायु आने वाली जो वायु है उसको हम क्या कहेंगे? समुद्री समीर कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऊष्मा के अवशोषण से, तो ऊष्मा के अवशोषण से क्या होगा, कोई भी वस्तु जैसे गर्म है, अगर वो बस दूसरी वस्तु उसको अवशोषित करेगी तो वो भी कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऊष्मा का अगर जैसे लोहे की छड़ है, अगर उसको हम आग पे रखेंगे मतलब ऊष्मा को, तो वो क्या करेगी, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी, तो वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। मतलब ऊष्मा के अवशोषण से किसी वस्तु का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो प्राकृतिक सूचक क्या नहीं है, लिटमस पेपर है वो तो प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, और गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का जो रस है वो भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो कौन सा नहीं है, तो मिथाइल ऑरेंज नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली, अंगूर व कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली, अंगूर व कच्चे आम में, तो जो खट्टी वस्तु है मैक्सिमम उनके अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा, इमली में, अंगूर हो गए, कच्चे आम हो गए, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाचन से बचने के लिए दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, ये अम्ल है कि क्षार है, क्या है, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो क्या है, प्रति अम्ल है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर उसके रंग भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्यों, तो क्यों बेटा, देखो जो सेब को हम काटते हैं हाल के हाल उसमें कैसा है, उसका ब्राउन कलर हो जाता है, बैगन का भी कलर वो हो जाता है, और आलू को भी काट के रखेंगे तो उसका भी कलर कैसा हो जाता है, भूरा। तो क्यों हो जाता है, तो नया पदार्थ बनता है, हाँ भाई नया पदार्थ बनता है। सेब, बैगन व आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते, जो हमारे वातावरण में जो हमारे चारों ओर गैसें हैं, तो उसमें जो कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, उसके साथ क्या करते हैं, वो क्रिया करते हैं, ये भी सही है। और ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ए और बी सी तीनों सही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाई जाने वाली परत जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके क्या करती है, रक्षात्मक आवरण बनाती है, तो वो कौन सी परत है, ओजोन परत। ठीक है, याद रखिएगा, वायुमंडल से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, ओजोन परत उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ताकि जो वहाँ की जो परावैंगनी किरणें वो पृथ्वी पर नहीं आ पाए। अगर ये पृथ्वी पर आ गई तो कैंसर जैसी बीमारी बहुत नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रक्षात्मक आवरण कौन सी गैस बनाती है, कौन सी परत, ओजोन परत, जो कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, तो जो तिलचट्टे थे, हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, उसमें वायु प्रवेश कहाँ से करती है, श्वास रंध्रों द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में लैंगिक जनन अंग है, तो पादप जो रहते हैं, जो फूल हैं, जो जो मतलब कि पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें लैंगिक जनन अंग कौन सा है, तो उनमें है पुष्प। ठीक है, कौन सा है, पुष्प। समझ में आया बेटा। निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है जो बीजाणु खुद उत्पन्न करता है, तो वो कौन सा पादप है, फर्न। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगीय पुष्प में नारा और मादा युग्मक पाए जाते हैं, तो द्विलिंगीय जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग पुष्पों में क्या होता है, नर और मादा युग्मक पाए जाते हैं, तो किसमें, अलग अलग पुष्पों में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियां थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे, तो क्या थी, पहले पहले क्या होते थे, कोई घड़ी थोड़ी ना होती थी कि कंप्यूटर होते थे, कोई दीवार घड़ी नहीं होती थी, पहले क्या करते थे, धूपा घड़ी होती थी, रेत घड़ी होती थी, और जल घड़ी होती थी। ठीक है, पिछली मूवियों में देखना कभी पुरानी मूवी, तो उसमें ऐसा बना रहता है, धीरे 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 रेत खिसकती रहती है, तो थोड़ा 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 पानी कम होता रहता है, तो उसका उपयोग करके वो उसका पता समय का अनुमान लगाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की सुइयों की गति को कहते हैं, तो घड़ी की सुई पूरा पूरा चक्कर लगाती है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण हमने देखे थे, पंखे का चलना, ये भी क्या था, वृत्तीय गति का उदाहरण था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी उपयोग करने वाले उपकरणों के नाम हैं, तो बैटरी उपयोग करने वाले उपकरणों के क्या नाम हैं, जिनमें बैटरी का प्रयोग होता है, तो वो तो ट्रांजिस्टर में बैटरी का प्रयोग होता है, रेडियो में भी होता है, और टीवी रिमोट में भी होता है, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें, तो सही कथन का अवतल और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पास
पास पास आ रही होती तो हम कहते हैं प्रकाश किरणें अभिसारी हो रही हैं। जब प्रकाश किरणें फैल रही हो तो इन्हें हम अपसारी किरण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण गोले दर्पण कहलाते हैं। तो सही बात है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पास पास आ रही होती है तो हम कहते हैं प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, अभिसारी, फैल रही हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रही है, संकुचित हो रही हैं। मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो कैसी हो रही हैं, संकुचित, एकदम पास पास हो रही हैं। और जब प्रकाश किरणें फैल रही होती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी किरण कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को कहते हैं। तो पर्दे पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले देखा होगा, जो टीवी रहती थी वो एक कपड़े के ऊपर चलाई जाती थी, यहाँ से वो चलता था और वहां से पूरा कपड़े पे साफ साफ प्रतिबिंब उसका दिखता था। तो पर्दे पर बनने वाले जो प्रतिबिंब है वो कैसे कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बों, प्लास्टिक के पैकेट जैसे बड़े साइज के संदूक अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग अलग कर सकते हैं, सलाका छन्ने, जो बड़े बड़े छन्ने रहते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।